जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, आज आप लोगों को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूँ। प्रश्न है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण देखिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। हम लोग फिगर से समझेंगे। तो देखिए यह क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से ये प्रधान अक्ष एक्स डैश से सूचित करते हैं प्रधान अक्ष को, और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ पे फोकस है। देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यह जो है ना प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है और थोड़ा इसको ऊपर बनाते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब लौट जाना, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है। तो यहाँ से जब लौटेगी तो फोकस से होके जाती है
जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अवसारी। अवसारी मतलब होता है, अवसारी को हम लोग अवसरित कहते हैं, और अवसरित का मतलब होता है एक जगह जमा होना। ठीक है, तो अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ से आया और फोकस से होके ये चला गया, इस साइड से आया और ये ऐसे करके फोकस से होके चला गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, ये फोकस से होके ऐसे चला गया। तो देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर है, यहाँ क्या है, प्रधान अक्ष, ये भी जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर। आती प्रकाश की किरणें परावर्तन, परावर्तन यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या होता है, सीधा फोकस से होके चला जाता है। तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होता है। ये देख रहे हैं सभी जो है ना, इधर से आ रहा है तो यहाँ पे फोकस पे आता है, और इधर से भी आता है ना तो फोकस पे ही आते हैं। तो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में जब हम लोग पढ़ा रहे थे अवतल दर्पण के बारे में, तो उसमें पूछा हुआ था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण आखिर इसको क्यों कहता है, तो आप अब जो है ना इसके बारे में समझ गए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। एक जगह आके जमा हो जाता है, फोकस पे ही आके जमा होता है। देख रहे प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है ना, ये वाला, ये क्या है, प्रधान अक्ष है। और प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ये फोकस से होके आती है। तो फोकस पे क्या होता है, जितना भी किरण आता है ना, तो परावर्तन के बाद फोकस पे ही जाता है, फोकस से होके जाता है। तो सभी जो है ना यहाँ पे फोकस पे आके जमा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं अब।
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब देखिए हम लोग उत्तल दर्पण बनाएंगे। इससे पहले बनाए थे अवतल दर्पण, अभी जो है ना उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। ये तो आप लोगों को याद होगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो यह क्या है? उत्तल दर्पण है। अब देखिए इसका हम लोग प्रधान अक्ष खींच देते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ से लौटने के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे फैलती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसे चला जाता है। तो परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है प्रकाश की किरणें और परावर्तन के बाद क्या हो रहा है कि फैल जा रहा है। यह किसी फोकस से होकर नहीं जाता है, यह फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक रेखा और खींच देते हैं। यहाँ से आया और यहाँ से लौट के चला गया। अब इसका फोकस देखिए, इसका फोकस जो है ना यहाँ पे बनता है, यह है फोकस। उत्तल दर्पण में दाहिने साइड वाला जो है ना परावर्तक, उत्तल दर्पण में जो है मतलब दाहिना साइड जो होता है धनात्मक होता है और बायां साइड जो होता है ऋणात्मक होता है। दायां साइड धनात्मक होता है और बायां साइड ऋणात्मक होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ना प्रधान अक्ष के समांतर आता है और फैलती हुई प्रतीत होता है। देख रहे हैं ये फैल जा रहा है। तो फैलने के बाद एक बिंदु से फैल रहा है, यह बिंदु जो है यहाँ से फैल रहा है और इसलिए इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे अवतल दर्पण में हो रहा था कि जो भी बिंदु है फोकस से होके आता है, ठीक है, तो वहाँ पे जमा हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि फैल रहा है, इसमें फैल रहा है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसरित मतलब होता है, देखिए अपसारी को अपसरित कहते हैं, अपसरित मतलब होता है फैलना, ठीक है, अपसरित मतलब होता है फैलना, मतलब फैल गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। अवतल दर्पण को आगे है गोलीय दर्पण में बनने वाले, आगे है गोलीय दर्पण में बनने वाले गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है?
उत्तर है गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है? तो देखिए, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आने के लिए 4 नियम है। किरण आने के लिए 4 नियम है। पहला है, जब आपतित प्रकाश की किरणें जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। जब आपतित प्रकाश की किरणें, मान लीजिए, देखिए ये क्या है, दर्पण है, यहाँ क्या है, दर्पण है। जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, यानी कि यह क्या है, प्रधान अक्ष है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, ये प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाते हैं। यह केंद्र हुआ, यहाँ पे फोकस हुआ, ठीक है। तो यहाँ यह क्या हुआ, फोकस ही होकर ये चला जाता है, फोकस से होकर जाती है। जब आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित मतलब आना, आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन, यानी कि परावर्तन के बाद यह क्या होता है, फोकस से होकर गुजरता है। ये एफ को अच्छे से लिख लें, फोकस से होकर जाती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है। इसके 4 नियम है। पहला नियम हम आपको बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, जी सर समझ में आ गया। यहाँ पे चलिए दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, मिटा देते हैं, नहीं होगा शायद।
देखिए, जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाता है। यह हो गया दर्पण और यह हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे नजदीक में थोड़ा बनाते हैं वक्रता केंद्र। इसको प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है। मान लीजिए यहाँ से भेजा जाता है, तो क्या होता है, वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद यहाँ पे परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाता है। यहाँ से इधर से आता है, फिर यहाँ पे लौटने के बाद ये फिर अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। इसी को ये हो गया दूसरा नियम। ठीक, अब हम लोग तीसरा नियम लिखते हैं। जब आपतित प्रकाश की किरणों को, यहाँ पे एक दर्पण है, किरणों को फोकस से भेजा जाता है। यह वक्रता केंद्र हो गया और यह फोकस हो गया। तो फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। मान लीजिए यहाँ नहीं, यहाँ पे फोकस बनेगी। फोकस से भेजा जाता है ना, तो देखिए यहाँ पे ऐसे फोकस से आया और यह क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर चला गया। तो आपतित प्रकाश की किरणें, या प्रकाश की किरण आता है और परावर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाता है। तो यही कह रहा है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है, यानी कि यहाँ पे देख रहे फोकस से भेजे हैं, ये वाला है फोकस बिंदु, यहाँ पे फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद, यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। जैसे देखिए इसको हम लोग ऐसे भेजेंगे, यहाँ से फोकस से भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। इधर से भेजे हैं और ये ऐसे लौट के चला आया। अगला है, पहले मिटा लीजिए, चौथा है जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर 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 होता है। इनमें अभिलंब का कार्य इसमें अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है, प्रधान अक्ष करता है। देखिए यह क्या है, दर्पण है, ठीक है, इसको हम लोग छायांकित कर देंगे। अब यह क्या हो गया, दर्पण हो गया, यह प्रधान अक्ष है, ठीक है, यह प्रधान अक्ष है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, यह क्या है, ध्रुव है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ से हम लोग प्रकाश को इसे ध्रुव से भेजे, यहाँ से ध्रुव से भेजे, ध्रुव से भेजा जाए तो भेज दिए, तो आपतन कोण परावर्तन कोण की भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे करके ये लौट के चला है, तो आपतन कोण देख रहे हैं, ये आपतन कोण हो गया। और यहाँ पे फोकस करने के बाद ध्रुव पे यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन हो करके ये ऐसे लौट गया, तो परावर्तन, तो आपतन कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण के बराबर हो गया। तो इसमें अभिलंब का कार्य कौन करता है, प्रधान अक्ष करता है, यह क्या है, अभिलंब है। आप लोगों को हम शुरू में जब बताए थे, यह परावर्तक सतह है, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, तो यह क्या हो गया, आपतन कोण, और यह जो है क्या हो गया, परावर्तन कोण, और ये बीच वाला क्या हो गया, ध्रुव हो गया, क्या हो गया, सॉरी बीच वाला अभिलंब हो गया। तो यह क्या, अभिलंब का कार्य कर रहा है, प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया, यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।